क्या था, हम लोग आज जो है फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन, तो आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में समझेंगे। सभी लोग इधर कंसंट्रेट करना। तो फ्रिक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखो, फ्रिक्शन देखना, अब जो है आ गया फ्रिक्शन, और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा, फ्रिक्शन से ही इंपॉर्टेंट। अब समझो फ्रिक्शन क्या है ऐसे। मान लीजिए ये कोई रफ सरफेस है, ये क्या है, रफ सरफेस है। ये कोई ब्लॉक है और ये कोई रफ सरफेस है। अब इसमें ये समझना है कि मान लो ये आगे स्लाइड कर रहा है, मान लो स्लाइडिंग हो रहा है, v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। तो इसमें ये सरफेस इसको कांटेक्ट फोर्स कुछ एंगल में लगाएगा। याद रखना, अगर स्मूथ रहता तो 90 डिग्री पर लगता, और अगर रफ है तो कुछ एंगल पर लगेगा कांटेक्ट फोर्स। अब ये कितना एंगल पर लगेगा, वो मान लो ये एंगल थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है ना। ये एंगल क्या है, थीटा एंगल है। तो ये याद रखना कि सर आर का जो ये थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, थीटा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। और ये वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल से मत ले लेना। अच्छा, आर का जो है दो कंपोनेंट होगा, एक होगा आर कॉस थीटा, इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और एक होता है इधर, इसको बोलते हैं आर साइन थीटा, इसी को फ्रिक्शन बोला जाता है। तो ये सरफेस का पैरेलल वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन होगा, और ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। अब ये समझना है कि सर एफ बराबर क्या आ गया, आर साइन थीटा, और नॉर्मल बराबर क्या आ गया, आर कॉस थीटा। दोनों को डिवाइड मारो तो आर कैंसल, साइन बाय कॉस हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा फ्रिक्शन बाय नॉर्मल, फ्रिक्शन बाय क्या, नॉर्मल। अच्छा, फ्रिक्शन आगे मैं बताऊंगा म्यू एन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा म्यू इंटू एन बाई एन, एन से एन कैंसल। तो याद रखना कि tan थीटा बराबर म्यू होता है, tan थीटा बराबर क्या, म्यू। अच्छा, एक चीज और समझना है। अच्छा, यहाँ पाइथागोरस हम लोग लगाएंगे तो आर जो होगा पाइथागोरस में वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आएगा कि कांटेक्ट फोर्स निकालना है तो ये दोनों का स्क्वायर लेना, एक करके मत लेना। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा अभी कि इसको भी लेना और इसको भी लेना पड़ेगा, तब जा करके कांटेक्ट फोर्स आएगा। और जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझिएगा। मान लो कि कोई सरफेस का म्यू जो है √3 है। मान लो कोई सरफेस का म्यू जो है √3 है, तो बताइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक लिखे, फिर आगे मैं धीरे धीरे बढ़ता हूं। हो गया लिखा हुआ, गुड। आगे जो है हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। जनरली दो टाइप्स का होता है, पहले काइनेटिक और दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सुनिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, पहला हम लोग बात करेंगे काइनेटिक। अच्छा, इसको डायनामिक भी बोलते हैं। अच्छा, इसको स्लाइडिंग भी बोलते हैं। वेरियस फ्रिक्शन है, काइनेटिक, डायनामिक, स्लाइडिंग, इसका वेरियस नाम है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसको काइनेटिक फ्रिक्शन को एफके बोलते हैं, एफके, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसका ये याद रखना, बेसिकली ड्यू टू arises due to its motion, मोशन के कारण अराइज करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन में रहेगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आता। अच्छा, इसमें समझना है कि लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा एफ के, हो जाएगा म्यू के इंटू एन होता। क्या होता है? म्यू के इंटू एन, वेयर म्यू के जो है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, वेयर म्यू के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो म्यू के जो है कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक क्या? अच्छा, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, एक नंबर है जो जीरो से बड़ा होगा, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा, और वो इन्फिनिट तक जा सकता है। तो म्यू के का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? जीरो स्मूथ सरफेस में म्यू के का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और म्यू के का यूनिट होगा क्या? नो यूनिट, नो डायमेंशन, एक नंबर है। चलो, सेकेंड टाइप का जो है स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकेंड टाइप का जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक वाला हो गया। इसका लॉज होता है म्यू के एन होता, एन हमारा जानता नॉर्मल रिएक्शन है। अब हम लोग बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, अच्छा ये याद रखना, इसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल फोर्स या फ्रिक्शन। इसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल फ्रिक्शन, क्योंकि वो फ्रिक्शन जो एडजस्ट करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अकॉर्डिंग टू क्या? रिक्वायरमेंट। बात समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम मैंने बताया था, हाँ, सेल्फ एडजस्टेबल। तो आगे जो है इसके बारे में समझो कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जिसको एफएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एफएस। और ये बेसिकली ड्यू टू अराइजेज ड्यू टू टेंडेंसी के कारण जो है ये अराइज करता है, मोशन के, रेस्ट के कारण नहीं है, टेंडेंसी के कारण। आगे समझिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो लॉज होता वो एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन होता। क्या होता है? म्यू एस एन होता, वेयर म्यू एस जो है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, सब जानते होंगे। हाँ, टेंडेंसी मतलब फोर्स, टेंडेंसी मतलब फोर्स। आगे हम लोग ये समझेंगे कि लेस देन इक्वल टू में मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, लेस देन में मैक्सिमा और ग्रेटर देन में मिनिमा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा? एन। अच्छा, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये भी याद रखना है
कि सर म्यूएस जो है म्यू के से बड़ा ही होगा, म्यूएस जो है म्यू के से ग्रेटर होता, म्यूएस जो होगा म्यू के से ग्रेटर होता। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा रेस्ट में लगता, हमेशा रेस्ट में। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो एक दो एग्जांपल बताता हूँ। क्या इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, से बताना हमको, बस ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। क्या इस बॉडी में स्टैटिक लगेगा कि नहीं लगेगा? बॉडी अभी रेस्ट में है, बॉडी क्या है, एट रेस्ट में है। बताओ, बॉडी रेस्ट में रहने से स्टैटिक लगता, बॉडी रेस्ट में रहने से क्या लगता, स्टैटिक लगता। ये सरफेस रफ है, सरफेस क्या है, रफ है। अब कोई बताएगा कि स्टैटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसमें स्टैटिक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। किधर लगेगा, किधर लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, कोई टेंडेंसी नहीं है। अरे कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं है तो नहीं लगेगा। टेंडेंसी होना चाहिए, टेंडेंसी रहेगा तब लगेगा ना। यहाँ कोई टेंडेंसी है ही नहीं है। नीचे एमजे, ऊपर नॉर्मल। क्या इधर कोई, ये तो बैलेंस कर रहा। क्या हॉरिजॉन्टल में कोई टेंडेंसी है? क्या कोई फोर्स लगाने वाला है? क्या मूव करेगा? नो टेंडेंसी नो स्टैटिक, नो टेंडेंसी नो स्टैटिक। तो यहाँ एफ एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ एफ एस जीरो हो जाएगा, नो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर यही सुनो, अगर यही मान लो ये एम है, अगर इधर कोई फोर्स लगा दिए 10 न्यूटन, बट अभी भी रेस्ट में है, अभी मूव नहीं कर रहा है, अभी भी रेस्ट में है, रिक्वायरमेंट से कम लगाया। अब बताइए क्या इसमें स्टैटिक लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। टेंडेंसी है, किधर टेंडेंसी है? टेंडेंसी इधर, बट फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे लगाएगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। एफ एस नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसको लिखो। अभी एक मैंने ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। और ये ग्राफ क्या है, सुनो, इसका एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे। वो ग्राफ क्या है समझना बढ़िया से। उसी ग्राफ से समझेंगे कि फोर्स कहाँ से कहाँ तक रिक्वायरमेंट लेगा और कहाँ से कहाँ तक जा करके मोशन में आएगा। तो ये हो गया क्या, ये देखो, ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स है। सुनना बारीकी से, इसको ड्राइविंग फोर्स बोला जाता है, ठीक है, जिसको मोशन में लाता है। ये हमारा ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स है जिसको बॉडी को मोशन में लाना चाह रहा है। और ये हमारा फ्रिक्शन है, बारीकी से समझना। ये हमारा फ्रिक्शन है, ये क्या है, फ्रिक्शन है। और ये जीरो है। अब इसका ग्राफ देखना, ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे सर। सभी लोगों को मालूम है इसका ग्राफ कैसे बनता है सर। स्टैटिक तक बैलेंस करता है। जितना अप्लाइड फोर्स उतना स्टैटिक फ्रिक्शन, जितना अप्लाइड फोर्स उतना स्टैटिक फ्रिक्शन। ये तो लीनियर है, ये क्या है, लीनियर है। ये लीनियर बनेगा। उसके बाद यहाँ एक क्रिटिकल सिचुएशन आता है, मतलब मोशन स्टार्ट करता है। यहाँ थोड़ा सा ऐसा बनेगा और फिर ऐसा ऐसा सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। ये ग्राफ आपको देखा जैसा लग रहा होगा, ठीक है ना।
अब देखिए क्या ऐसे है ये सर, ये जो वैल्यू है पीक वैल्यू, इसको बोलते हैं एफ लिमिटिंग। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एफ के। ये एफ के जानते हो कम होता, एफ के कम होता, ठीक है। अच्छा यहां से हम ये चीज समझेंगे, यहां से ये चीज समझेंगे। ड्रॉ करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ करो साथ में। हम लोग ऐसा समझेंगे कि सर ये जो वैल्यू होता ना वो एफ मैक्स और एफ बराबर होता। ये वैल्यू एफ मैक्स और एफ क्या होता, बराबर होता। और यहां क्या होता मालूम है, यहां क्या होता, एफ मैक्स एक कैपिटल एफ जो है कम होता एफ मैक्स से। अच्छा ये स्टैटिक का, ये स्टैटिक है, ये क्या है, ये स्टैटिक है, ये वाला स्टैटिक होगा। और यहां जो होगा एफ ग्रेटर होगा एफ मैक्स से। और ये इस रीजन को बोलते हैं मोशन, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ से समझ सकते हैं कब मोशन स्टार्ट करेगा, कब मोशन स्टार्ट नहीं करेगा। मोशन स्टार्ट करता है जब एफ हमारा बड़ा होगा एफ मैक्स से, तब स्टार्ट करेगा। और अगर एफ मैक्स से कम है तो बॉडी स्टार्ट नहीं करेगा, रेस्ट में ही रहेगा, स्टैटिक रहेगा। और यहाँ एक क्रिटिकल मोशन होता है जिसको ऐसा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मोशन जो है थोड़ा स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है। चलो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन लेना मेरे को। अगर अप्लाइड फोर्स एफ मैक्स से कम होगा तो बॉडी स्टैटिक रहेगा, और बॉडी स्टैटिक रहेगा तो फोर्स बैलेंस करेगा, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। और अगर बराबर रहा तभी बैलेंस करेगा, तब तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। और अगर ये ग्रेटर हो गया तो बॉडी एक्सिलरेट कर जाएगा, और उसका बॉडी क्या करेगा, एक्सिलरेट करेगा। और जब बॉडी मोशन में आएगा तो काइनेटिक लगेगा कि स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक। देखो काइनेटिक कांस्टेंट हो गया। अब क्वेश्चन लेना शुरू कर रहा हूं, लिखिएगा इन द डायग्राम शोन फाइंड द एक्सिलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। इन द डायग्राम शोन फाइंड द एक्सिलरेशन एंड फाइंड द एक्सिलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब डायग्राम दे रहा हूं, उसको सॉल्व कीजिए। उसमें देख लेना एफ मैक्सिमा ज्यादा है क्या ड्राइविंग फोर्स से, अदरवाइज नहीं होता। जैसे पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक का मास मान लो 10 kg है। यहाँ जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इस फोर्स का मैंने थोड़ा डाटा दे रहा हूँ। पहला मान लो से 20 न्यूटन लग रहा है सर, दूसरा डाटा दूंगा 100 न्यूटन। दोनों में आपको अलग अलग निकालना है, दोनों अलग अलग डाटा है, कंबाइंड डाटा नहीं अलग है। अच्छा यहाँ का जो म्यू है, यहाँ का म्यू एस है 0.5 और म्यू के जो है 0.4 है। दोनों डाटा, पहला डाटा और दूसरा डाटा के लिए 0 हो जाएगा। और फ्रिक्शन 20 न्यूटन स्टैटिक, बैलेंस करेगा, जितना फोर्स इधर उतना फोर्स इधर, बैलेंस। सबसे पहला हम लोग एफ मैक्स निकालेंगे। एफ मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू एस एन, म्यू एस हो जाएगा 0.5, एन हमारा 10G, ये कट जाएगा तो 50 न्यूटन, बराबर है। अब जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो डाटा है, पहला डाटा के लिए सुनो, पहला डाटा के लिए ये 10 kg है, इधर लगा रहा है 20 न्यूटन।
ठीक। और ये 20 न्यूटन जो है कम है एफ मैक्स से, तो एक्सीलरेट तो नहीं करवाएगा, ये तो स्टैटिक रीजन है, ये तो स्टैटिक है ना, ये तो कम आ गया। तुम्हारा रोकने के लिए 50 न्यूटन है और तुम लगा रहे हो 20, तो क्या है वो रुका हुआ रहेगा कि मोशन करेगा? रुका हुआ रहेगा, रुका हुआ रहेगा ना। अरे तुमको पकड़ करके रोका हुआ है 50 न्यूटन और तुम लगा रहे हो 20 न्यूटन, तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। क्या इसमें फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छा, इसका एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा, इसका फ्रिक्शन लगेगा? हाँ जी लगेगा, स्टैटिक नेचर का लगेगा। और किसके बराबर लगेगा? 20 न्यूटन। बैलेंस करेगा, जितनी फोर्स इधर उतनी फोर्स इधर, बैलेंस करेगा। समझ में आया ना? ठीक। अच्छा, दूसरे डाटा के लिए, दूसरे डाटा के लिए मूव करेगा, कितना लग रहा है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन बड़ा है क्या एफ मैक्स से? हाँ जी बड़ा है, 100 बड़ा है 50 से। एक्सीलरेट करेगा। अच्छा, इसका एफ के भी निकाल लो, एफ के भी काम पड़ेगा। तो एफ के कितना आ जाएगा? म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना है? 0.4, एन कितना है? 10G, डेसिमल हटेगा तो 40 न्यूटन। बताओ अगर ये एक्सीलरेट करेगा तो यहाँ फ्रिक्शन क्या लगेगा? एफ एस की एफ के? एफ के लगेगा, कितना? 40 न्यूटन। अब इसको न्यूटन सेकेंड लो लगा दो, बेसिक है। दिस माइनस दिस बाई मास कर दो, तो 100 माइनस 40, 60, 60 बाई 10, 6 न्यूटन 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 40 बाई 10, तो ए बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट वर्ड। और काइनेटिक फ्रिक्शन निकला हुआ है, सामने लिखा हुआ है डायग्राम में। काइनेटिक इतना लगेगा और एक्सीलरेशन इतना होगा। बोलो कोई तकलीफ? 2 डाटा से समझाए हैं। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, पुल्ली वाला। अच्छा, उससे पहले जो है आजकल मैं देख रहा हूं दीवार वाला क्वेश्चन आजकल खूब पूछा कर रहा है एनटीए। वो दीवार वाला क्वेश्चन मालूम है ना? दीवार में एक ब्लॉक को प्रेस करके रखता है और उसमें पूछता है कि एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आजकल वो क्वेश्चन काफी आया कर रहा है तो आसान है। मान लीजिए कि ये दीवार है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये मान लो 5 kg का ब्लॉक है। इधर फोर्स आपका लग रहा है से लग रहा है 40 न्यूटन। अच्छा, इसका म्यू दे देता हूँ। इसका जो म्यू है, म्यू में से हमारा 0.5 है और म्यू के जो है 0.4 है। तो कहता है कि इस बॉडी का एक्सीलरेशन या फ्रिक्शन कितना होगा? 0.5 और 0.4 दिया होगा। इसका ड्राइविंग फोर्स जो होगा mg होगा। इसको जो नीचे खींच रहा है ना, वो ड्राइविंग फोर्स कहलाता है। बनाना शुरू करो। मैकेनिक्स है, देखने से आंसर नहीं आता है। 12th का पोर्शन नहीं चल रहा है, 11th का पोर्शन है। पहले एफ मैक्स निकालिए। एफ मैक्स कितना आ रहा है? इधर नॉर्मल लगेगा, इधर आपका 5G लगेगा, इधर फ्रिक्शन लगेगा। नेचर नहीं मालूम, नेचर नहीं मालूम। अच्छा, नॉर्मल हो जाएगा 4G, सॉरी नॉर्मल हो जाएगा 4 न्यूटन, 40 न्यूटन, 4 बोला 40 न्यूटन। अच्छा, एफ मैक्स जो होगा वो हो जाएगा म्यूमेस इंटू एन। एफ मैक्स क्या हो जाएगा? म्यूमेस इंटू एन। तो एफ मैक्सिमा हो जाएगा 0.5 इंटू 20, सॉरी 40। तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन आएगा।
और एफ के कितना आ जाएगा, एफ के बताइए, ये आ जाएगा म्यू के एन, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 40, तो 16 न्यूटन। अच्छा कोई बताएगा कि ड्राइविंग फोर्स हमारा 50 न्यूटन है, ये तो ग्रेटर है एफ मैक्स से। ये ड्राइविंग फोर्स जो है ये तो ग्रेटर है, तो बताओ नीचे एक्सिलरेट करवाएगा कि नहीं करवाएगा, करवाएगा, ठीक है ना। तो यहां बताओ, यहां एफ के लगेगा कि एफ एस लगेगा, एफ के लगेगा, बट न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो डाउनवर्ड में, 6.8 आएगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ ये हो जाएगा सर 50 माइनस एफ के बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, 50 माइनस 16 5a, तो a बराबर हो जाएगा 34/5, तो 6.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एफ के दिख रहा आंसर 6.8 आएगा। तो आजकल इस टाइप का क्वेश्चन, दीवार वाला क्वेश्चन खूब आया कर रहा। चलो तो इसका आंसर आ गया न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा याद रखिएगा फ्रिक्शन कुछ है नहीं, है एनएलएम, बट इसमें एक एडिशनल फोर्स ऐड हो रहा। ये बच्चे लोग कहते हैं कि सर फ्रिक्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है, अरे कोई डिफिकल्ट नहीं है यार, है वही है, बट तुमको क्या लगता है, मान लो मैं एक एडिशनल फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ठीक है तो एनएलएम है। अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहा हूं, नेट फोर्स, ठीक। चलो आगे बढ़ो, देखो आगे समझो, आगे जो है एक हम लोग बात करेंगे, ये सुनो बढ़िया से, मान लो एक पुल्ली वाला क्वेश्चन करेंगे, एक पुल्ली वाला क्वेश्चन करेंगे, ये मान लो ऐसा है और ये ऐसा है। चलो यहाँ एक ही वैल्यू दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, म्यू एस म्यू के एक ही वैल्यू दिया हुआ 0.5, अरे एक वैल्यू से भी चलेगा। अच्छा मैं ये पहले ही बता दे रहा हूँ कि दोनों एक्सिलरेट करेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये एक्सिलरेट करवाएगा, तो इसका एक्सिलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 15, नीचे 100 जी आएगा, 100 बराबर है टेंशन टी, इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना है 25 न्यूटन आया ना फ्रिक्शन, इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका राइट, हाँ ठीक है बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस टी बराबर 10 है, और यहाँ हो जाएगा टी माइनस 25 बराबर 5 है, टी गया तो 75 बराबर 15a, तो a बराबर 5 आएगा, ठीक है। अरे 100 माइनस 25 75, और इसको ऐड मारेंगे 15 है, 5 आएगा, 5 बराबर है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंशन नेगेटिव नहीं होता,
डायरेक्शन मैंने गलत नहीं लिया, सही लिया। टेंशन नेगेटिव होगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा ही नहीं। 25 और 25 50 न्यूटन लगेगा। नहीं 50 न्यूटन। T माइनस 25 5A, ए हमारा इतना, तो T बराबर 25 प्लस 25 50 न्यूटन। कैसे कैलकुलेशन करता है यार। 50 न्यूटन आएगा। तो टेंशन 50 आएगा और एक्सेलरेशन दिखा रहा। चलो एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ, सुनो बढ़िया से। यहाँ तो मैंने बोल दिया था कि ये एक्सेलरेट करेगा। अच्छा, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि हो सकता है कि ऐसा तुमको डाटा दे दे कि ये दोनों इसको पकड़ करके रोके हुए है फ्रिक्शन, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, सुन लो बढ़िया से। इसका एफ मैक्स कितना आएगा, 25 आएगा ना। क्या करो, मान लो इक्विलिब्रियम में टेंशन किसके बराबर होगा, 100। यहाँ इसको 100, ये 100, ये इधर 100, इधर 25। ये बड़ा है, 100 बड़ा है 25 से, तो एक्सीलरेट करवा देगा। और अगर ऐसा रहेगा, यहाँ रहता, मान लो यहाँ रहता 125, मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन 125 रहता और इधर 100 रहता, तब क्या होता, एक्सीलरेट करता नहीं, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता। तो अगर तुमको चेक करना है, क्या करना है, पूरे को स्टैटिक पकड़ लेना और स्टैटिक पकड़ने के बाद इसको बैलेंस करना। तो TMG को तो 100, ये 100, क्या ये 100 इससे बड़ा है कि नहीं, देख लेना। अगर बड़ा है तो एक्सीलरेट, अब बड़ा नहीं है तो रुका हुआ रहेगा। चलो एक नीट का क्वेश्चन करेंगे और यहां मैं बोलूंगा कि ये बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है। चलो ये नीट का क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन को देखा देखा जैसा लगेगा। चलो इसका यहाँ पर म्यू है और यहाँ पर भी म्यू है। इसका एक्सीलरेशन पूछ रहा है, इसका सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका PYQ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, पूरी सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। मैं देखो कैसे बनाता हूं। आपको खाली एक्सीलरेशन पूछ रहा हूं, टेंशन नहीं पूछ रहा, एक्सीलरेशन क्या होगा। म्यू कहां चला गया, म्यू तो रहेगा ना, हाँ बराबर है। नहीं, G/3 1 माइनस 2 म्यू, G/3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू आया ना। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, समझो बढ़िया से। इधर देखो, मैंने इसको पूरे को सिस्टम पकड़ लिया, B और C को। इधर देखो, B और C को मैंने सिस्टम, बिना सिस्टम का भी बन जाएगा, दिक्कत नहीं है, बट इसको मैंने सिस्टम पकड़ लिया। मैंने 2 इक्वेशन में बना दूंगा, 3 इक्वेशन से बचेंगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, mg, यहाँ टेंशन T, सर यहाँ टेंशन T, ठीक। अब इधर देखो क्या होगा सर, ये यहाँ पर लगेगा म्यू mg, नहीं समझा, फ्रिक्शन, और यहाँ पर भी फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन A, तो ये पूरा सिस्टम का भी A,
अब दो इक्वेशन में हम सॉल्व करेंगे इसका, तो mg माइनस टी बराबर एम ए, पहला इक्वेशन, और इसका t माइनस म्यू एम जी, तो 2 म्यू एम जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। गुड, 2m सिस्टम को ऐड मार दो, टी कट गया, ऐड मारो टी कट जाएगा, तो यहाँ t से t गया, तो सर mg बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू बराबर हो जाएगा 3ma, m से m कट गया, तो a बराबर हो जाएगा g/3 और 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा। यही आंसर है, और ये आपका PYQ क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग बना रहे होंगे 3 इक्वेशन लगा करके, उसको T1 T2 3 इक्वेशन सेम है ना, उसे भी आ जाएगा, उसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अरे आंसर बराबर है, आंसर तो बराबर ही है। चलो आगे मैं बढ़ता हूं। दोनों में फ्रिक्शन म्यू एम जी लगेगा, सरफेस लगा रहा होगा। चलो आगे हम लोग बात करेंगे इंक्लाइंड वाला। कौन वाला? इंक्लाइंड वाला। अच्छा, इंक्लाइंड में सबसे पहला थोड़ा सा समझाएंगे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, तो लिखना एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, चलो इसको फाई बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है कि वैसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जहां बॉडी स्टार्ट कर रहा है स्लाइड करने के लिए। तो समझिए, मान लो ये इंक्लाइंड है, समझना बारीकी से, ये एंगल फाई है। इस एंगल में बॉडी स्टार्ट कर रहा मतलब स्लाइड करने के लिए शुरू कर रहा। अच्छा, इससे कम रहेगा तो ये रेस्ट में रहेगा। अगर इससे फाई से थोड़ा बढ़ाओगे तो नीचे सरक जाएगा, और अगर फाई में रखोगे तो शुरू करेगा, स्लाइड करने के लिए शुरू करेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं सर? अगर फाई से कम रखोगे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर फाई में रखोगे तो ये स्लाइड करने के लिए शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा, और अगर इसे एक्सीड करोगे तो नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है ना, नीचे क्या करेगा? स्लाइड करेगा। चलो आगे देखो। चलो अभी क्या फाई एंगल में स्लाइड कर रहा है कि स्लाइड करने के लिए शुरू हो रहा है? शुरू हो रहा है। क्या अभी इक्विलिब्रियम में है कि मोशन में है? मोशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। मोशन में कैसे रहेगा? फाई में भी इक्विलिब्रियम रहेगा। कहाँ बोला? स्टार्ट करने के लिए रेडी है, चल नहीं रहा, स्टार्ट करने के लिए रेडी है, चल कहाँ रहा है? इधर नॉर्मल है। तो ये एंगल फाई, तो नीचे हो जाएगा mg साइन फाई, और इधर क्या हो जाएगा? mg कॉस, और इधर स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या की टेंडेंसी है? चलो बैलेंस करो सर। f जो होगा mg साइन फाई होगा, और नॉर्मल जो होगा mg कॉस फाई होगा। दोनों को डिवाइड मारो तो साइन बाय कॉस कितना होता है? तो यहाँ हो जाएगा फ्रिक्शन बाय नॉर्मल। जब फ्रिक्शन को लिखो म्यू इंटू एन बाई एन, एन कट गया, तो tan फाई जो होगा वो म्यू का बराबर होगा। यहाँ देखो, इंक्लाइंड में एंगल ऑफ रिपोज म्यू का बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल में tan थीटा म्यू का बराबर होता है। समझा कि नहीं समझा? अभी तो बताया था वो वाला √3। तो यहाँ tan फाई जो है म्यू के बराबर है, इसको याद रखना, थोड़ा इसको याद रखोगे तो tan फाई जो होगा tan थीटा का बराबर होगा। तो यहाँ फाई और थीटा बराबर हो जाएगा,
ये याद रखना कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन न्यूमेरिकली बराबर होता। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है न्यूमेरिकली क्या होता है, बराबर होता है। इसको लिख लीजिए। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन न्यूमेरिकली इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो ये हो गया क्या? चलो आगे हम लोग बात करेंगे एक्सीलरेशंस ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एक्सीलरेशंस ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एक्सीलरेशंस ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, अभी का जो चीज पढ़ा रहा हूं अगर ये तुरंत सेट नहीं हो जा रहा तब भूल जाइएगा। बता रहा हूं तुमको, अभी जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं अगर ये फिट नहीं होते जा रहा है एक ही बार में, तुमको समय नहीं मिलेगा। एक बार में फिट होना चाहिए, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, ताकि फिर से मौका ही नहीं मिलेगा ना। ये लास्ट टाइम पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद सीधा एग्जाम। तो यहां हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन में। पहला हम लोग लेंगे, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल थीटा और ये ब्लॉक है, बट ये स्मूथ है। ये क्या है? स्मूथ है। तो इसका एक्सीलरेशन जानते हो, जी साइन थीटा होता है। मालूम है कि नहीं? इधर जानते हो ना, एम जी साइन थीटा लगाएगा तो बॉडी इधर एक्सीलरेट करेगा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास से मास कट गया तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। ये याद रखिएगा स्मूथ का केस में, ये स्मूथ वाला है। अच्छा, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट आया कि मास मास कट जा रहा। मास को डबल करो, मास को ट्रिपल करो, मास को कुछ भी करो, क्या एक्सीलरेशन चेंज होगा? कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, मास कट जा रहा। तो स्मूथ केस में जी साइन थीटा। स्मूथ का केस में क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। अब एक लेंगे रफ वाला। क्या लेंगे? रफ वाला। देखो तो सर दूसरा हम लोग लेने वाले हैं रफ। ये थीटा। अच्छा, ये ब्लॉक है जो नीचे एक्सीलरेट कर रहा है ए से, सुनना। और यहाँ का म्यू म्यू है। यहाँ का म्यू क्या है? म्यू है। अच्छा, बॉडी ये नीचे आ रहा, ये बॉडी नीचे आ रहा है, स्लाइड कर रहा, ये बॉडी नीचे स्लाइड कर रहा। ठीक, बताओ इधर क्या लगेगा? एम जी साइन थीटा। इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। नॉर्मल बैलेंस करेगा एम जी कॉस थीटा को। अब इसको लगा दो सर, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। सर एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू एन। अच्छा, यहाँ एन जानते हो, एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा बराबर एम ए। एम एम कट गया, एम एम क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ए बराबर जी ब्रैकेट साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को याद रखना, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी याद रखिएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या आएगा इसको। जब ये बॉडी नीचे स्लाइड करता है ना तो एक्सीलरेशन इतना होता है। जब बॉडी नीचे स्लाइड करेगा तो एक्सीलरेशन ये होता है। और अगर बॉडी ऊपर स्लाइड करेगा तो प्लस हो जाता। ठीक है ना? बॉडी ऊपर स्लाइड करेगा तो। अभी लिखता हूं, हो गया। अगर बॉडी ऊपर स्लाइड करेगा, अगर बॉडी क्या करेगा? ऊपर स्लाइड करेगा, प्लस हो जाएगा बस। ऊपर स्लाइड कर रहा,
ये जा रहा है ऊपर। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, कोई बताएगा फ्रिक्शन किधर लगेगा सर? पीछे लगेगा। और mg साइन थीटा किधर लगेगा? ऊपर कैसे लगेगा mg साइन थीटा? वो तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ऊपर कैसे लगेगा यार? mg का कंपोनेंट हमेशा इधर लगता है, mg साइन थीटा। इसको लगा दो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, क्या हो जाएगा? ये प्लस में आएगा, दोनों एडिटिव नेचर का हो जाएगा। तो mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन बराबर m है। तो यहाँ हो जाएगा, लिखते जाओ mg साइन थीटा, फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू n। तो mg कॉस थीटा बराबर m है, m से m कट गया तो a आ गया, g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। इस फॉर्मूला को याद रखें, ये तीनों फॉर्मूला फ्रिक्शन में यूज होता है। प्लस जब ऊपर स्लाइड करेगा तो प्लस, और नीचे स्लाइड करेगा तो माइनस। जब नीचे स्लाइड करेगा तो माइनस, ऊपर स्लाइड करेगा प्लस, और अगर स्मूथ रहेगा तो जी साइन थीटा। नॉर्मल mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। ये हो गया ना। इसका एग्जाम्पल हम लोग और कमिंग क्लास में लेंगे, इसका रिलेटेड एग्जाम्पल, इसका रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना कमिंग क्लास में लेंगे। और इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, और इसके क्वेश्चन के बाद जो है फिर आगे देखेंगे, आगे और पढ़ाएंगे।